हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो आज की इस वीडियो में अपन करने जा रहे हैं पुस्तक स्पर्श। और स्पर्श जो है गद्य खंड में पाठ नंबर 1 आपका जो है बड़े भाई साहब। तो इसके जो लेखक हैं वो मुंशी प्रेमचंद जी है। और इस पाठ का जो मुख्य उद्देश्य उनका क्या बताना रहा है कि जो अनुभव ज्ञान है वो ही हमारे जीवन को अच्छी तरीके से हम समझ पाता है। यानी कि हमारा जो अनुभव ज्ञान होगा तो हम अपने जीवन को अच्छी तरह से समझ पाएंगे, दूसरे के जीवन को भी हम अच्छे से समझ पाएंगे यदि हमारे में क्या है, अनुभव का मतलब एक्सपीरियंस यदि हमारे को है। तो देखिए, तो सबसे पहले अपन लेखक परिचय के बारे में मैं आपको बता देना चाहता हूँ। लेखक के बारे में तो प्रेमचंद जी का जन्म 31 जुलाई 1880 को बनारस के लमी गांव में हुआ था। ये उर्दू में नवाब राय के नाम से तथा हिंदी में प्रेमचंद के नाम से लिखते थे। उनका जो वास्तविक नाम था वो नवाब राय था। जब ये राइटर बने तो उन्होंने अपना नेम चेंज कर लिया था मुंशी प्रेमचंद। हिंदी साहित्य के कहानीकारों और उपन्यासकारों में लेखक प्रेमचंद का स्थान सर्वोपरि है, मतलब ऊंचा है। उन्होंने अपने लेखन से हिंदी कहानी और उपन्यास को एक नई दिशा तथा गति प्रदान की। इनकी भाषा शैली सरल तथा सुबोध है। इन्होंने स्कूल, मास्टरी, इंस्पेक्टरी, मैनेजरी की नौकरी करने के अतिरिक्त हंस, माधुरी जैसी कई प्रमुख पत्रिकाओं का संपादन भी किया है। संपादन मतलब हंस और माधुरी दो ऐसी मैगजीन निकला करती थी, उस मैगजीन में इन्होंने एडिटर का काम किया है। 8 अक्टूबर 1936 को उनका देहांत हो गया। इनकी प्रमुख रचनाएं 8 खंडों में विभाजित हुई है, जिस ग्रंथ का नाम है मानसरोवर। मानसरोवर एक बहुत बड़ा ग्रंथ है इनका, और उनके अंदर वो है, जो ग्रंथ है वो 8 पार्ट्स में डिवाइड है। उस 8 पार्ट्स में क्या क्या है उनकी प्रमुख रचनाएं हैं। कोई उपन्यास लिखे हुए हैं, कहानियां लिखी हुई हैं, कोई लेख लिखे हुए हैं। इनके मेन जो उपन्यास जो जनता में बहुत ज्यादा सर्वोपरि यानी कि बहुत प्रिय रहे हैं वो कौन कौन से हैं? गोदान, गबन, प्रेमाश्रम, सेवा सदन, निर्मला, रंगभूमि, प्रतिज्ञा तथा मंगलसूत्र। ये अपूर्ण है, अभी मंगलसूत्र पूरा लिखा नहीं गया था, इससे पहले इनकी डेथ हो गई थी। तो पाठ का परिचय देखिए, पाठ में क्या कुछ बताया गया है। बड़े भाई साहब नामक यह पाठ जीवन के कई आयामों को एक साथ छूता है। पाठ के कई स्तरों में स्वतः ही उद्देश्य का स्पष्टीकरण होता है। जैसे पढ़ाई और खेल कूद साथ साथ चल सकते हैं, क्योंकि दोनों से ही विद्यार्थियों का शारीरिक और मानसिक विकास होता है। मतलब ये बात पढ़ेंगे तो हमारे को ये पता लगेगा कि हमारे को खेल कूद के साथ साथ पढ़ाई जरूरी है, और पढ़ाई के साथ साथ खेल कूद भी जरूरी है, क्योंकि दोनों चीजें ही स्टूडेंट को आगे बढ़ाती है। जीवन से प्राप्त अनुभव किताबी ज्ञान से अधिक महत्वपूर्ण होते हैं। अतः रटंत प्रणाली का हमें खंडन करना चाहिए। रटंत मतलब किसी भी चीज को रट करके नहीं पढ़ना चाहिए, रट करके याद नहीं करना चाहिए, उसके ऊपर एक्सपीरियंस करना चाहिए, उसके ऊपर अमल करना चाहिए, तो हमारे को अनुभव हो जाएगा उस चीज का। जब अनुभव हो गया तो हमारे को हमारे जीवन का भी पता चल जाता है। क्योंकि परीक्षा पास कर लेना ही योग्यता का आधार नहीं है। हम अगर उम्र में बड़े हैं तो हमें छोटों छोटों के समक्ष अपनी आदर्श स्थिति को बनाए रखने के लिए अक्सर अपनी इच्छाओं को भी तिरोहित करना पड़ता है। तिरोहित का मतलब अपनी इच्छाओं को मारना पड़ता है। यदि मम्मी और पापा ने आपको, मतलब आपने कोई भी इच्छा जता दी, मेरे को तो ये चीज चाहिए, तो यदि मम्मी और पापा ने आपको डांट दिया तो आपको क्या है, अपनी इच्छाओं को मारना चाहिए। ये आदर्शवादिता होती है। जैसे पाठ में बड़े भाई साहब ने अपने छोटे भाई के लिए एक उदाहरण के रूप में कार्य किया तथा अपनी सभी बाल सुलभ चेष्टाओं को मन में ही दबा दिया। इसके अतिरिक्त विभिन्न उदाहरणों द्वारा लेखक ने यह स्पष्ट किया है कि व्यक्ति को कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए।
यदि आपको बड़प्पन, घर में बड़प्पन मिल गया, स्कूल में बड़प्पन मिल गया, तो उस चीज का कभी भी आप घमंड नहीं करना चाहिए कि मैं तो ये चीज हूं। देखिए बड़े भाई साहब, कहानी का कुछ एक सार मेरे पास है, मैं आपको सार भी पढ़ के सुना दूं, और आपके पास बुक होगी, उस बुक के अंदर से भी आप उसको पढ़िएगा। पाठ का सार है, बड़े भाई साहब पाठ आम आदमी के दुख दर्द के बेजोड़ चितेरे तथा हिंदी साहित्य के उपन्यास सम्राट प्रेमचंद द्वारा रचित है। इस पाठ में प्रेमचंद ने बड़े भाई की अपने से 5 साल छोटे भाई के प्रति भावनाओं, अधिकारों तथा कर्तव्यों को बड़ी ही सजीवता से दर्शाया है। छोटा भाई पढ़ाई में दिलचस्पी कम लेता है, लेकिन खेल कूद, मैदान की सुगध हरियाली, हवा के हल्के हल्के झोंके, फुटबॉल की उछल कूद, वॉलीबॉल की फुर्ती और पतंगबाजी उससे खूब भाती है। जबकि बड़े भाई साहब शिक्षा और अपने आचरण के द्वारा उसकी नींव को मजबूत बनाना चाहते हैं। यही होता है, तो आपकी भी उम्र है, आपकी भी उम्र में यही है कि आप खेलना चाहते हैं, कूदना चाहते हैं, लेकिन जो आपके बड़े हैं वो आपको कुछ बनाना चाहते हैं। लेकिन यही क्या है, विरोधाभास में आप भी क्या है, फंसे से हुए हैं। लेकिन आपने यहाँ पर अपनी कुछ एक इच्छाओं का क्या करना है, दमन करना है, मार देनी है अपनी कुछ एक इच्छाएं, और कुछ अपने बड़ों की भी आज्ञा का पालन करना है, ताकि वो आपको आगे बढ़ाना चाहते हैं तो कुछ बन जाओ। बड़े भाई साहब कठिन परिश्रम के बाद भी अपनी कक्षा में हर वर्ष फेल हो जाते हैं। इसके विपरीत छोटा भाई बहुत कम समय देकर भी हर वर्ष अपनी कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करता है। देखिए कितना है। इस शानदार सफलता के कारण उसमें कुछ अभिमान आ जाता है और वह बड़े भाई साहब की विनम्रता का अनुचित लाभ उठाने लगता है। विनम्रता मतलब नर्म, यानी कि वो थोड़ा सा क्या है, छोटा जो है वो नकल मारने में या कहीं कैसे भी न किसी तरीके से रट रट करके क्वेश्चन याद करने में वो क्या है, हर बार हर वर्ष क्या है, हर ईयर में फर्स्ट क्लास में आता है, यानी कि क्लास में फर्स्ट डिवीजन लेता है। और वो जो उसका बड़ा भाई है उसको कुछ बोलता नहीं है, कहता है वेरी गुड, बढ़िया, अच्छा काम किया है। लेकिन वो उसकी इस विनम्रता का, यानी कि छोटा जो है वो बड़े भाई की इस विनम्रता का, इस नर्म व्यवहार का क्या है, अनुचित लाभ उठा लेता है। आगे देखिए, लेकिन भाई साहब ने सहज पर तेज बुद्धि के द्वारा उसे कई उदाहरणों और युक्तियों द्वारा इस तरह समझाया कि उसे उनके सामने नतमस्तक होना पड़ा, यानी कि झुकना पड़ा। बड़े भाई साहब हमेशा यही चाहते थे कि वे जो कुछ भी करें वह छोटे भाई के लिए एक उदाहरण का काम करें। इसलिए वे इस आदर्श स्थिति का बनाए रखने के लिए अपना बचपन तथा बाल सुलभ उमड़ने वाली सारी इच्छाओं को मन में ही दबाकर समाप्त कर देते थे। इस तरह से भाई साहब ने अपना कर्तव्य बखूबी निभाया और पाठ के शीर्षक को सार्थक भी बना दिया है। तो स्टूडेंट्स, ये हमारा सार था। अब इस कहानी में दो ही पात्र हैं। नंबर 1 है उसका छोटा भाई और दूसरा है बड़े भाई साहब। छोटा भाई जो क्या है, यहाँ पे क्या है, खुद स्वयं लेखक है। तो देखिए उनके छोटे भाई की क्या क्या विशेषताएं हैं। खेल कूद, पतंगबाजी इत्यादि में उसको बहुत ज्यादा शौक है। दूसरा, पढ़ाई पर ध्यान बहुत कम देने वाला है छोटा। मैदान की शुद्ध हरियाली और ठंडी हवा के झोंकों के आकर्षण के कारण टाइम टेबल की उपेक्षा भी करता है। बड़े भाई साहब के प्रति सम्मान का भाव तथा मन में उनसे डर की भावना भी रखता है। बड़े भाई साहब की नजर बचाकर खेल कूद तथा पतंगबाजी का शौक भी अपना कभी कभी वो पूरा कर लेता है। तो बड़े भाई साहब में देखिए, बड़े भाई साहब के कुछ कैरेक्टर की विशेषताएं। स्वभाव से अध्ययनशील है, होने पर भी पढ़ाई के प्रति गंभीरता का अभाव है, मतलब बहुत ज्यादा सीरियस है। छोटे भाई के प्रति कर्तव्य बोध है, इस उत्तरदायित्व का गंभीरता पूर्वक निर्वहन करना तथा तरह तरह के उदाहरणों द्वारा अपनी बात को सिद्ध करने में भी वो क्या है, बहुत तेज है, बड़े हैं।
छोटे भाई की निगरानी के जन्मसिद्ध अधिकार का भरपूर उपयोग छोटे भाई को पुस्तकीय ज्ञान के स्थान पर व्यवहारिक ज्ञान के महत्व को भी वो समझाता है कि तू पुस्तकें पढ़ पढ़ करके और सारे के सारे क्वेश्चन रट रट करके और कक्षाओं में फर्स्ट डिवीजन ले करके ये आ जाएगा तो ये तेरा कोई इसमें तेरी कोई क्वालिटी नहीं बनेगी, इसमें तेरा व्यवहार यानी कि किसी के साथ तेरा अच्छा सा बिहेव नहीं बनेगा। मतलब अच्छा बिहेव करो दुनिया के सामने क्या है आपका जो व्यवहार है वही क्या है आगे आपको काम देने वाला है। छोटे भाई के समक्ष अपनी आदर्श स्थिति बनाए रखने हेतु सतत परिवर्तनशील तथा एक मिसाल कायम करने तथा उदाहरण प्रस्तुत करने की भी वो क्या करता है, चेष्टा करता है, कोशिश करता है। एक आदर्श के रूप में स्वयं को प्रतिस्थापित करने की खातिर अपनी बाल सुलभ प्रवृत्तियों का भी वो दमन कर देता है, अपनी इच्छाओं को भी मार देता है। तो इस प्रकार स्टूडेंट्स आप अपनी इस बुक के अंदर से भी क्या है इस कहानी को पढ़िएगा और नेक्स्ट जो अपनी मीटिंग होगी उसमें मैं आपसे ये सारा पूछूंगा। धन्यवाद।